Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to teach you Geography, Chapter 7, Water. So let's start. Water is most distinctive substance found on Earth. It set stage for the evolution of life. वाटर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशेष पदार्थ है। यह लाइफ के विकास को सेट करता है। यह न केवल सर्वाइवल के लिए आवश्यक है बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी पर 70% से भी ज़्यादा मात्रा में है। पृथ्वी पर पानी हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर the water realm of the earth, which includes oceans, seas, lakes, streams and the snowfields. पृथ्वी का जल क्षेत्र जिसमें ओशियंस, सीज, लेक्स, स्ट्रीम्स और स्नोफील्ड्स ये सब शामिल होते हैं उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। More than 99% of the total water is in oceans, lakes, streams, glacial ice or held in rocks below earth's surface. टोटल वाटर का 99% वाटर ओशियंस, लेक्स, स्ट्रीम्स, ग्लेशियल आइस या पृथ्वी की सतह से नीचे जो चट्टानें हैं उन सब में है। बचा हुआ 1% से भी कम वाटर लगातार मूवमेंट में रहता है, जैसे एक एरिया से दूसरी एरिया तक, समुद्र से हवा तक और इसी तरह से हवा से समुद्र तक, जिसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम वाटर साइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर दिया हुआ है ओशियंस, लेक्स और स्ट्रीम्स के रूप में। सबसे पहले वाटर एवापोरेट होना शुरू होता है और फिर प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, जैसा कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशन होता है और फिर बारिश हो जाती है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट लिंक्स द एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड एंड लिविंग थिंग्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। वाटर का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड और लिविंग थिंग्स को ऊर्जा और पदार्थ के एक्सचेंज के माध्यम से जोड़ता है। सारी घटना सभी मौसम और क्लाइमेट सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट्स इन द ओशियन। द वाटर ऑफ द ओशियंस एंड सीज इज नेवर एट रेस्ट. It keeps on moving constantly. These are 3 kinds of movements: waves, tides, ocean currents. महासागरों और समुद्रों का पानी कभी रेस्ट नहीं करता, यह लगातार चलता रहता है। ये मूवमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वेव्स, सेकंड वन टाइड्स एंड लास्ट वन इज ओशन करंट्स। फर्स्ट पॉइंट, वेव्स. The up and down movements seen on the surface of ocean water are known as waves. समुद्र के पानी की सतह पर अप एंड डाउन के मूवमेंट को वेव्स के रूप में जाना जाता है। ये कई फैक्टर्स के कारण होते हैं। महासागरों पर बहने वाली हवाओं का पुशिंग एक्शन लहरों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वेव्स के पुशिंग के कारण पानी के कण ऊपर और नीचे चले जाते हैं और तुरंत उनका मूवमेंट नेक्स्ट पार्टिकल पर चला जाता है, इसलिए पानी लहर में उठता और गिरता रहता है। लहर के उभरे हुए हिस्से को लहर का क्रस्ट कहा जाता है और लोअर पार्ट को लहर का ट्रफ कहा जाता है। वेव्स हॉरिजॉन्टली नहीं चलती। आप एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वेव में वाटर के मूवमेंट को समझ सकते हैं। The magnitude of the waves depends upon weather conditions. When the velocity is high, the waves are also very high. लहरों की तीव्रता मौसम की कंडीशन पर डिपेंड करती है। जब हवा का वेग अधिक होता है तो लहरें भी बहुत ऊंची होती हैं। तूफानी लहरें बहुत ऊंची और विनाशकारी हो सकती हैं। साइक्लोन समुद्र में बहुत ऊंची लहरें पैदा करते हैं। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में समर्स में ऐसी ऊंची लहरें उठती रहती हैं। जब इस हिस्से में साइक्लोन्स आते हैं तो ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। लेट अस डू। चलिए अब आप एक्टिविटी करके देखें। सबसे पहले एक बड़े टब में पानी भरें और उस पानी को अपने हाथों से पुश करें ताकि पानी में एक लहर बन जाए। फिर एक लकड़ी का
या कॉर्क का टुकड़ा पानी की लहर में रखें। कॉर्क एक हल्का सॉफ्ट मटेरियल होता है जो एक प्रकार के पेड़ की छाल होती है। अब लहर में इसको देखें। कॉर्क अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव होगा बट अपनी पोजीशन में स्थिर रहेगा। इससे पता चलता है कि लहर में पानी हॉरिजॉन्टली नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, टाइड्स। Do you know that water in the seas and oceans rises and falls twice a day at regular intervals? This alternate rise and fall of the sea water is called tide. क्या आप जानते हैं कि समुद्र और महासागरों में पानी रेगुलर इंटरवल्स पर दिन में 2 बार उठता है। समुद्र के पानी के इस ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल को टाइड कहा जाता है। टाइड्स मेनली मून के अट्रैक्शन और पृथ्वी की सतह पर कुछ हद तक सन के कारण होता है। चंद्रमा पृथ्वी के अधिक क्लोज होने के कारण टाइड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है कंपैरिजन टू सन। जब वाटर लेवल हाई होता है तो इसे हाई टाइड कहा जाता है। दूसरी ओर जब वाटर लेवल लो होता है तो उसे लो टाइड कहा जाता है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। Sometimes tides are of a higher magnitude than normal. Such tides are called spring tides. कभी कभी टाइड्स नॉर्मल से भी अधिक आकार के होते हैं। ऐसे टाइड्स को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। वे तब होते हैं जब सन, मून और अर्थ ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ऐसे समय में मून और सन का अट्रैक्शन एक दूसरे की हेल्प करता है और इस प्रकार टाइड्स ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाते हैं। यह कंडीशन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। दूसरी ओर जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक एक कोने में होते हैं, सन और मून का अट्रैक्शन बेअसर हो जाता है। यह मून के फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है। इस समय टाइड्स कमज़ोर होते हैं और उन्हें नीप टाइड्स कहा जाता है। लुक एट द डायग्राम। नीप एंड स्प्रिंग टाइड्स। इसमें आप देख सकते हैं जब अर्थ, मून और सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं तो स्प्रिंग टाइड होगा, और जब मून, अर्थ और सन ये तीनों अलग अलग कोनों में है तो नीप टाइड होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। फर्स्ट इज नेविगेशन। Tides are helpful in navigation. At the time of high tide, the depth of the water near the coastal areas increases and enables big ships to enter the ports. Tides navigation में helpful होते हैं। हाई टाइड के समय कोस्टल एरियाज के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है और जो बड़े जहाज होते हैं वो बंदरगाहों में आसानी से एंटर हो जाते हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट और वेस्ट बंगाल में डायमंड हार्बर केवल टाइड्स के कारण मौजूद हैं। टाइड्स रिवर्स नेविगेबल भी होते हैं। हाई टाइड के समय नदी में पानी की गहराई भी बढ़ जाती है और इस प्रकार वे नेविगेबल बन जाती है। सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ सिल्टिंग ऑफ हार्बर्स। टाइड्स हेल्प इन रिमूविंग द मड ब्रोट बाय द रिवर्स, thus they prevent silting of harbors. टाइड्स नदियों द्वारा लाए गए मड को हटाने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार वे हार्बर्स की सिल्टिंग की रोकथाम करते हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स, दुनिया का पहला मेजर टाइडल पावर स्टेशन 1966 में फ्रांस में खोला गया था। इसमें 24 जनरेटर हैं और कुल बिजली उत्पादन 240,000 किलोवाट्स है। थर्ड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली उत्पन्न करने के लिए टाइडल वेव्स का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस फॉर फिशरमैन। फिशरमैन समुद्र में बंदरगाहों पर लौटने के लिए टाइड्स का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओशियन करंट्स। लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशियंस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशियन करंट्स. Ocean currents are like rivers in the ocean, thousands of kilometers in length and sometimes 200 kilometer wide. महासागरों में डेफिनेट डायरेक्शन में पानी का लार्ज स्केल मूवमेंट को ओशियन करंट्स कहा जाता है। महासागरीय धाराएं समुद्र में नदियों की तरह होती हैं जिसकी लेंथ हजारों किलोमीटर होती है और कभी कभी चौड़ाई 200 किलोमीटर भी होती है। करंट में वाटर 2 से 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से आगे बढ़ता रहता है। यदि ओशियन की सतह पर पानी ब्रॉड, स्लो और शैलो होता है तो ड्रिफ्ट कहा जाता है।
इसकी स्पीड प्रतिदिन 1 से 3 किलोमीटर होती है। करंट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वार्म करंट्स। वार्म करंट्स आर दोज दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टूवर्ड्स द पोल्स। गर्म धाराएं वे होती हैं जो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं और पोल्स की ओर फ्लो करती हैं। सेकेंड इज कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स आर दोज that originate in high latitudes and flow towards the equator. कोल्ड करंट्स वे होते हैं जो हाई लैटिट्यूड्स में ओरिजिनेट होते हैं और इक्वेटर की ओर फ्लो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल लर्न अबाउट हाउ आर ओशियन करंट्स कॉज्ड। फर्स्ट इज ओशियन करंट्स आर मेनली कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ओशियन करंट्स मेनली सी वाटर की डेंसिटी में अंतर के कारण होती हैं और यह अंतर टेम्परेचर और सैलिनिटी में वेरिएशन के कारण होता है। सेकंड पॉइंट इज मौजूदा विंड्स भी समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं। ये हवाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार बहती रहती हैं और फ्रिक्शन के कारण सतह के पानी को खींचती रहती हैं। इससे ही ओशियन करंट्स का निर्माण होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द बॉक्स। व्हाट इज ओशियन करंट्स? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन एट द सरफेस ऑफ द वाटर। समुद्र की सतह पर पानी की धाराएं एक निश्चित डायरेक्शन में बहने को ओशियन करंट्स कहा जाता है। सैलिनिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ ओशियन वाटर। समुद्र के पानी में जो प्रति यूनिट मौजूद नमक की मात्रा होती है उसे सैलिनिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट, स्लो मूविंग करंट्स इन ओशन वाटर। समुद्र के पानी में धीमी गति से चलने वाली धाराओं को ड्रिफ्ट कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इज अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से भी न्यू करंट्स बनते रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। Ocean currents have a considerably influence on the climate, agriculture, and other economic activities of the coastal regions and islands near which they flow. समुद्र की धाराओं का क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का अन्य आर्थिक गतिविधियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जिसके पास वे फ्लो करते हैं। फर्स्ट इज द वार्म करंट्स। द वार्म करंट्स मेक द क्लाइमेट वार्मर। गर्म धाराएं क्लाइमेट को गर्म बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसिफिक ओशन में कुरोशियो करंट और अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम क्रमशः सदर्न जापान और यूएसए के ईस्टर्न पार्ट के क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द वार्म करंट कीप्स द पोर्ट ऑफ इवन पोलर रीजन फ्री फ्रॉम आइस ड्यूरिंग विंटर। गर्म धारा सर्दियों के दौरान भी पोलर रीजन्स के पोर्ट्स को बर्फ से फ्री रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्कटिक सर्किल के साथ नॉर्वे का तट गर्म उत्तरी अटलांटिक बहाव के कारण विंटर सीजन में भी बर्फ से फ्री रहता है। दूसरी ओर कोल्ड लैब्राडोर करंट के कारण लैब्राडोर कोस्ट बर्फ से हमेशा जमा रहता है। थर्ड पॉइंट इज द करंट्स इवन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बाय अ कंट्री। धाराओं का प्रभाव किसी देश द्वारा प्राप्त रेनफॉल की मात्रा पर भी पड़ता है। गर्म धाराओं से प्रभावित देशों में अधिक वर्षा होती है क्योंकि उनके ऊपर से गुजरने वाली हवाओं में बहुत अधिक नमी होती है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन में इस कारण से ज़्यादा बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड, साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट सूखा रहता है क्योंकि हवाएं कोल्ड करंट से गुजरती हैं और मॉइस्चर लेने में असमर्थ होती हैं। ये फैक्टर आंशिक रूप से वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स की लोकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फोर्थ पॉइंट इज द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लैंकटॉन्स। गर्म और ठंडे धाराओं की मिक्सिंग प्लैंकटॉन्स के उत्पादन में हेल्प करती है। प्लैंकटॉन्स मिनट समुद्री जीव हैं जो फिश के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वे बड़ी संख्या में फिश का सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्षेत्र वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट मछली पकड़ने के मैदान हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स प्रोड्यूसेस वेरी थिक फॉग ओवर द एरिया।
गर्म और ठंडे धाराओं के मिश्रण से क्षेत्र में बहुत घना कोहरा पैदा होता है। यह जहाज़ों के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा ही एक क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड के पास है जहां वार्म गल्फ स्ट्रीम कोल्ड लैब्राडोर से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द करंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन ऑल्सो। A ship sailing down the current will surely go faster. It can save time and fuel. धाराएं नेविगेशन को भी प्रभावित करती हैं। एक जहाज जो धारा के साथ बह रहा है वो निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा। यह सेव करता है टाइम और फ्यूल को। लास्ट पॉइंट इज द वार्म करंट्स ऑल्सो हेल्प इन मेल्टिंग आइसबर्ग्स विच आर डेंजरस फॉर शिप्स। वार्म करंट्स आइसबर्ग्स को पिघलाने में हेल्प करती है जो शिप्स के लिए खतरनाक होता है। नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। द मेजर सरफेस ओशन करंट्स। देयर आर 17 ओशन करंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं जो इस मैप में 2 कलर्स से दिखाए गए हैं। वार्म करंट्स रेड कलर से और कोल्ड करंट्स ब्लू कलर से दिखाया गया है। जहाँ जहाँ पर भी इस मैप में रेड लाइंस हैं वहाँ पर गर्म धाराएं हैं और जहाँ पर ब्लू लाइंस हैं वो सभी ठंडी धाराएं हैं। जहाँ पर गर्म धाराएं होती हैं वहाँ का क्लाइमेट भी गर्म होता है और जहाँ पर ठंडी जल धाराएं होती हैं वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केस स्टडी सुनामी हैवक। फर्स्ट इज अक्रेंस। इंडोनेशिया में सुमात्रा से बड़े पैमाने पर आने वाले भूकंप के कारण विशाल भूकंपीय समुद्री लहरों ने 26 दिसंबर 2004 को इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में 1 लाख से भी अधिक लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। अर्थक्वेक जिसका 237 किलोमीटर का एपिसेंटर था, भूकंप का रिक्टर स्केल 8.9 था। इंडिया में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला में 3000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ सुनामी। सुनामी एक वेव ट्रेन या तरंगों की सीरीज है जो आवेगी डिस्टरबेंस द्वारा पानी में उत्पन्न होती है जो वाटर कॉलम को वर्टिकली रूप से डिस्प्लेस कर देती है। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ज्वालामुखी विस्फोट और यहाँ तक कि कॉस्मिक बॉडीज के प्रभाव जैसे कि उल्कापिंड भी एक सुनामी पैदा कर सकते हैं। सुनामी समुद्री तट पर बुरी तरह से अटैक कर सकती है जिससे प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है और जीवन का नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डज सुनामी मीन। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हार्बर वेव है। पास्ट में इसे टाइड्स वेव्स या साइज्मक समुद्री लहरों के रूप में माना जाता था, लेकिन सुनामी टाइड्स के लिए अनरिलेटेड होते हैं। सुनामी को साइज्मक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे नॉन साइज्मक घटनाओं के कारण भी हो सकते हैं, सच एज लैंडस्लाइड और मीटियोराइट इम्पैक्ट। Now we will discuss about how can one prepare oneself before a tsunami. First is checking the location. सभी को ये पता होना चाहिए कि उनका घर, स्कूल, कार्यस्थल जहाँ पर वो काम करते हैं या अन्य स्थान सुनामी के खतरे वाली एरियाज में है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टोपोग्राफी। किसी को अपने क्षेत्र की टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति के बारे में पता होना चाहिए, जैसे समुद्र तल से ऊपर की सड़क की ऊंचाई और कोस्ट से सड़क की दूरी या अन्य जोखिम वाले पानी, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए सभी को। थर्ड पॉइंट इज एवाक्यूएशन रूट्स। सभी को अपने घर, स्कूल, कार्यस्थल या किसी अन्य जगह से बाहर निकलने वाले रास्तों की योजना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान। इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए। यदि सुनामी के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उन्हें वापस आने का प्लान होना चाहिए। आउट ऑफ स्टेट में जो फ्रेंड या रिलेटिव रहते हैं उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑफ फूड एंड अदर इसेंशियल। किसी भी प्रकार की आपदा के लिए फूड और अन्य आवश्यक चीज़ों का स्टॉक रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक, साइक्लोन्स आदि जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय पब्लिक के लिए जो रेगुलर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, चाहे वो वायर वाली हो या वायरलेस टेलीफोन्स हों,
वो सब डैमेज हो जाते हैं और वर्क भी नहीं करते। इसलिए संचार के साधनों जैसे रेडियो और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को पहले से ही अच्छी तरह से अरेंज करना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। प्रत्येक लोकेलिटी में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जिसमें लोकल मेंबर भी शामिल हों। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.